सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 29 मई का अपना न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो न्यूज़ मणिपुर के बारे में बेसिकली कि वहाँ पे लास्ट ईयर मई 2024 से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस स्टेट में। और ये जो वायलेंस है वो वहाँ पे अभी भी जो ये प्रोटेस्ट है सिविल डिसोबीडियंस वो भी चल रहा है, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है कोकोमी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मीठी इंटरेस्ट। तो अब देख लेते हैं बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों था। तो मणिपुर में बेसिकली दो ट्राइब्स हैं जो कि एक हिल्स पे रहते हैं, जिनको कुकी बोलते हैं, कुकी ट्राइब, और जो एक वैलीज़ में रहते हैं जिनको मीती ट्राइब बोलते हैं। तो मीती ट्राइब को पॉलिटिकली और मेजॉरिटी वाइज दोनों को स्ट्रॉन्ग देखा जाता है, और कुकी ट्राइब को जो है इनको ट्राइबल ग्रुप इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है मार्जिनलाइज है ये ग्रुप। तो अब ये ट्रिगर हुआ कब से? ट्रिगर ये ऐसे हुआ कि जो है जब मीती ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, इन्होंने डिमांड की एसटी स्टेटस के लिए, और एसटी स्टेटस के लिए जब डिमांड की तो ये बेसिकली जो है हाई कोर्ट ने जो है डायरेक्टिव दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि कंसिडर करे ये डिमांड। तो अब ये इस चीज़ ने जो है ट्रिगर किया कुकीज़ को, जो कुकी वहाँ की ट्राइब है। तो उन्हें लगा कि उनके जो है ये अगर एसटी स्टेटस इनको मिल गया तो ये इनके लैंड राइट्स को डाइल्यूट लैंड राइट्स एज वेल एज रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो हैं, जो कि आपके एजुकेशन में आते हैं, जॉब में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो इन सबको अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली इसलिए ये जो है ट्रिगर हुआ ये एथनिक वायलेंस। तो अभी भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ, तो वही एनडीए बोल रही है कि जो है एक बार दोबारा से गवर्नमेंट बनाने को बोल रही है वहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो है हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस की ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। तो अभी रोज़ ही आ रहा है, लगभग देख रहे हैं कोलिजियम जो है अपॉइंटमेंट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को कोलिजियम का काम क्या है कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जिसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं उसके जो जजेस होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली कॉम्पोजिशन क्या होता है कि जो है 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। कैसे होते हैं? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है कि जो है जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नए जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन कोलिजियम करता है। तो इसमें अब ये म्यूचुअल कंसेंसस करके अब जो है लॉ मिनिस्ट्री जो है कंसेंसस करता है, फिर लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है ये सारे रिकमेंडेशन। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन होते हैं इनके ये लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। लॉ मिनिस्ट्री फिर फाइनल प्रेसिडेंट के पास फाइनल अप्रूवल के पास भेजती है, तो ये अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पूरा प्रोसेस। पूरा सब लाया क्यों गया था? बेसिकली जो है एक तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो इसके लिए जो है बेसिकली ये ऐसा सिस्टम लाया गया। बट ये क्रिटिसाइज़ होता है, ट्रांसपेरेंसी इसमें कम है क्योंकि जजेस खुद ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। प्रोसेस कुछ पता नहीं है कैसे क्या प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, ट्रांसफ़र का। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि 2025 से 2029 के बीच में 70% चांसेस हैं कि टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। जो कि ये पेरिस क्लाइमेट की लिमिट थी जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना था हमें। तो बेसिकली क्या है कि इसमें बताया गया है कि 2023 और 24 जो है सबसे ज़्यादा गर्म ईयर रिकॉर्ड किया गया है ना, वार्मेस्ट। तो और लास्ट हिस्ट्री के 10 ईयर्स भी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहे हैं। तो अब ये बेसिकली बोलते क्या है कि जैसे पेरिस गोल एग्रीमेंट था उसमें ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम रखना और 1.5 डिग्री जो है का जो टारगेट था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कम रखना है ना। बट अभी ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि CO2 एमिशंस काफ़ी बढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का जो है यूज़ लोगों ने और तेज़ कर दिया है कंट्रीज़ ने। तो हर साल एवरेज टेम्परेचर जो है 1.2 डिग्री से बढ़ने का बोल रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। 80% चांस है कि जो है 2025 से 29 में एक साल 2024 से भी ज़्यादा गर्म होगा। और इम्पैक्ट इसका यही बता रहे हैं कि ज़्यादा हीट वेव्स आएंगे, एक्सट्रीम रेनफॉल होगा, ड्रॉट, ज़्यादा सूखा पड़ेगा, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ठीक है, सी लेवल राइज हो सकता है। तो ये सारे इम्पैक्ट इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि ये मंथली रिलीज़ होता है और ये बताता है कि कंट्री में जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो किस जो है स्पीड से ग्रो या स्लो हो रही है। तो बेसिकली 3 सेक्टर्स के लिए होता है ये। एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बताता है, और माइनिंग के लिए दूसरा,
और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है बेसिकली कि यूज़ ये होता है कि जो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को समझने में हेल्प करता है कि जो है प्रोडक्शन साइड हेल्थ कैसा है। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में हेल्प करता है, वो भी इसको यूज़ करता है। इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट यूज़ करते हैं इसको, है ना, डेटा को। तो अभी कौन पब्लिश करता है बेसिकली? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मिनिस्ट्री है वो इसको जो है पब्लिश करती है। और बेस ईयर क्या है? 2011 और 12। तो अब न्यूज़ क्या है? यही है कि जो अप्रैल 2025 में जो है ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है 2.7% से। 8 महीने का लोवेस्ट है। जैसे कि कुछ सेक्टर्स में जहाँ स्लो डाउन देखा गया उसमें माइनिंग है आपका, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी गुड्स, नॉन कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल्स। और जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया वो कौन से? कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये हर महीने बदलता है, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में जानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज़ करता है और किन किन सेक्टर्स के लिए होता है, बेस ईयर क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली जो आसाम कैबिनेट है, आसाम कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी उनके यहाँ पे रिमोट और वल्नरेबल एरियाज़ में जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, एलिजिबल इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, उनको आम लाइसेंस दिया जाएगा। और ये इसलिए लिया गया है कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके कि जो बार बार सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस करते हैं, ना कि उन्हें मिलिटराइज़ करना। तो यहाँ उनकी जो आसाम की जो जोग्राफ़ी है, सेंसिटिविटी है और सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, यहाँ पॉलिटिकल न्यूज़ है सारी। नेक्स्ट न्यूज़ है नर्डल के बारे में। नर्डल क्या होता है? नर्डल एक छोटे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि 1 to 5 mm के होते हैं डायमीटर में, और जो प्लास्टिक बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। तो इनका ये प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये। और जो है इनका ये डायरेक्टली टॉक्सिक नहीं होते हैं, बट पॉल्यूशन के लिए डेंजरस होता है, पॉल्यूशन फैला सकता है। ठीक है, डायरेक्टली टॉक्सिक नहीं है ये। आपकी मैरीन और जो कोस्टल लाइफ है उसको बेसिकली कंटेमिनेट करता है ये। और इसका ब्रेकडाउन माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स में भी होता है जो फूड चेन में जा सकता है। तो अब एक्सपर्ट्स की, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि बेसिकली जो यहाँ पे एक शिप था, वो जो ये कैरी कर रहा था नर्डल्स, ये वहाँ के जो है वो डूब गया उसमें। तिरुवनंतपुरम के जो है कोच्चि वैली बीच पर ये दिखाई दिए वो, क्योंकि ये शिप डूब गया था वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये एक्सपर्ट्स की वार्निंग है कि इंडिया में ये प्लास्टिक नर्डल्स का सबसे पहले बड़ा इंसिडेंट है। तो इंडिया की कोस्टल मैनेजमेंट और जो मैरीन कंजर्वेशन है उसके लिए एक वेकअप कॉल है। और ओशन और मैरीन लाइफ अभी भी रिस्क में है। तो अब ये कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे वॉलंटियर्स बनाए जा रहे हैं, एनालिस्ट किए गए हैं जो नर्डल क्लीन अप कर रहे हैं। पुलिस ड्रोन्स से बीचेस की मॉनिटरिंग कर रही है। तो रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर। तो ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली वो केरला में जो है जो कैबिनेट है उसने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट सेशन में वो एक बिल लाने जा रही है जिसमें कि वो रेगुलेट करेगी जो वाइल्ड बोर्ड्स हैं उनको, और उनकी जो है रेगुलेटेड और साइंटिफिक कलिंग जो है वो अलाउ करेगा। तो ये क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों की जान खतरे, जो है वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि ये फेरल बोल्स हो गए, बोर्ड्स, इनकी वजह से जो है उनकी जान खतरे में आ जाती थी। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी होता था और फार्म लैंड्स को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता था। तो अब बेसिकली जो है ये बैकग्राउंड क्या है कि जो है केरला सरकार जो है वाइल्ड एनिमल से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए साइंटिफिक कलिंग को लीगल बनाने का प्लान कर रही है। तो ये न्यूज़ है। वाइल्ड बोर्स क्या है? बेसिकली एक टाइप के जो है ये जंगली सूअर हैं और ये मोस्टली फॉरेस्ट और रूरल एरियाज़ में रहते हैं और ये बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं और पॉपुलेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली कच्चातुवु आइलैंड्स के बारे में है। कच्चातुवु आइलैंड्स क्या है? बेसिकली ये एक छोटा सा आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये तमिलनाडु के फिशरमैन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फिशिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था कि 1947 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट किया था जिसमें कच्चातुवु आइलैंड जो है ये बेसिकली श्रीलंका को दे दिया गया था। तो इसके बाद फिशरमैन्स को वहाँ पे जो इंडियन तमिलनाडु के फिशरमैन्स है वहाँ पे फ़िशिंग करने में उनको फ़िशिंग करने के लेकिन राइट्स जो है तमिलनाडु के वो मिल गया था फिशरमैन्स को। तो अभी होता क्या है कि तमिलनाडु के फिशरमैन्स को जो है मनाना है कि कच्चातुवु आइलैंड उनका ट्रेडिशनल फ़िशिंग ग्राउंड है और श्रीलंका ने उनके फिशरमैन्स को बार बार अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो उनकी बोट्स कॉन्फिस्केट कर ली जाती हैं जो यहाँ से फ़िशिंग करने जाते हैं कच्चातुवु आइलैंड पे। और
तो अब बेसिकली लैंड का ओनरशिप श्रीलंका के पास है और फिशिंग राइट्स तमिलनाडु के फिशरमैन्स के पास भी है। तो बार बार इनकी बोट्स जो है कन्फिस्केट कर ली जाती हैं। इसी वजह से जो फिशरमैन की लाइफ और लाइवलीहुड दोनों पे असर पड़ता है ना। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो जैसे सीएम वहाँ के हैं MK स्टालिन जी, ये क्या बोलते हैं, बार बार डिमांड करते हैं कि ये आइलैंड जो है दोबारा से इंडिया को वापस मिलना चाहिए ताकि फिशरमैन्स को राहत मिले। लेकिन श्रीलंका अपनी इस आइलैंड पर अपनी सॉवरेनिटी जताता है कि टेरिटोरियल राइट्स के लिए क्लेम करता है। तो ये डिस्प्यूट अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है और फिशरमैन्स के अरेस्ट और बोट कॉन्फिस्केशन अभी भी केसेस चलते रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो लोकपाल के बारे में है। तो लोकपाल बेसिकली क्या है कि एक एंटी करप्शन बॉडी है और ये करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करता है। तो ये 1960 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन लॉ पास हुआ था 2013 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो ये सेंट्रल लेवल एंटी करप्शन अथॉरिटी है। इसमें एक चेयरमैन होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज होता है ना, और 8 से 10 जो है मेंबर्स होते हैं जुडिशरी से, ब्यूरोक्रेसी से और एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, 8 से 10। फंक्शंस क्या हैं कि जो है करप्शन कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करना, पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेना, प्रिवेंटिव मेजर्स प्रपोज करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। तो कौन कौन कवर होता है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए और जो आपके पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। लोकपाल जो है आपका सेंट्रल लेवल पे है, एक्ट करता है एंटी करप्शन बॉडी, और लोकायुक्त जो है ये स्टेट लेवल होती है बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने CC ने जो है 14 खारिफ क्रॉप्स की जो MSP है वो इंक्रीज़ कर दी है 2025-26 के लिए। इसमें कई सारे नाइजर सीड्स, रागी, कॉटन, सीसम ये सब आते हैं, ताकि जो इंश्योर कर सके फेयर और रेन्यूमरेटिव प्राइसेस है फार्मर्स को और सपोर्ट कर सके उनकी इनकम को, है ना। तो अब ये बेसिकली MSP है क्या, MSP जो है एक प्राइस सेट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि जो ये क्रॉप्स हैं जो ये डायरेक्टली फार्मर्स से ख़रीद लेते हैं गवर्नमेंट, और एक मिनिमम प्राइस गारंटी होता है उनके प्रोड्यूस के लिए, प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को किसी भी प्राइस फ्लक्चुएशन से, ताकि वो उनको फेयर और स्टेबल इनकम मिल सके। तो अभी डिसाइड कौन करता है, ये बेसिकली डिसाइड करता है गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन कौन देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये बेसिकली जो है रिकमेंडेशन देती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। तो ये डिसाइड करती है बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। अब फिक्स करती कई सारी क्रॉप्स के लिए, जैसे खारिफ क्रॉप हो गई, राबी क्रॉप हो गई या अदर क्रॉप्स हो गई, है ना। कौन सी क्रॉप का कितना इंक्रीज़ किया प्राइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो ये सब इंपॉर्टेंट है। जो MSP के बारे में जाना है, कैबिनेट कौन डिसाइड करता है, खारिफ क्रॉप क्या होती है, राबी क्रॉप क्या होती है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे US जो एम्बेसी ने, जो कल उसके US डिपार्टमेंट ने एक डिसीज़न लिया था कि जो भी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे इंडिया के स्टूडेंट्स, तो उनको बेसिकली सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, जिसमें जो देखा जाएगा उनके सोशल मीडिया पे वो US और इज़राइल के क्रिटिक तो नहीं है, तो उनको नहीं दिया जाएगा वीज़ा। तो उसके बाद अभी US एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने वहाँ के डिसाइड किया है कि जो भी वीज़ा न्यू अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, उन्होंने पॉज कर दिया है वीज़ा के लिए उनको, क्योंकि ये फर्दर देख रहे हैं कि US डिपार्टमेंट से डिसीज़न देख रही वहाँ की एम्बेसी की क्या डिसीज़न देती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया रूल्स जो कि इनेबल करेगा और भी ज़्यादा जॉइंटनेस, कमांड एफिशिएंसी में आर्म्ड फोर्सेस की। तो अभी है क्या, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसका पर्पज़ ये है कि जो कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में बूस्ट करने के लिए, जॉइंटनेस बिटवीन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। तो अब ये बेसिकली एम्पावर करता है जो कमांडर इन चीफ्स होते हैं, ठीक है, कमांडर इन चीफ्स जो होते हैं और ऑफिसर इन कमांड होते हैं, उनको एम्पावर करता है कि वो एक्सरसाइज करें अपनी अथॉरिटी, ठीक है, पर्सनल्स के ऊपर अंडर जो उनके कमांड में होते हैं। तो ये बेसिकली इंश्योर क्या करता है, कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं कि जो है ये चीज़ इंश्योर रहे विद जो, और उनकी जो है उनकी चेंज भी ना हो, उनकी सर्विस कंडीशंस भी चेंज ना हो, और ये सब मेंटेन रहे कोई भी अगर डिसीज़न लेना है। जैसे कि मिलिट्री रिफॉर्म इसने सपोर्ट किया था, जैसे क्रिएट हुआ था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS की पोस्ट जो, तो 2019 में जिसने की जॉइंट ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग जो तीनों सर्विसेज में दिखाया है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली जो है एक US के गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो
जो है क्लेम कर रहे हैं कि जो है फर्स्ट टाइम ऑफिशियली क्लेम कर रहे हैं कि जो सीज़ फायर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, वो उन्होंने आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटरवीन किया तब हुआ। और उन्होंने जो बेसिकली दोनों कंट्रीज़ को ऑफ़र दिया कि जो है ट्रेडिंग एक्सेस देने की बात की और ज़्यादा यूएस में, तो वो उससे बचा गया फुल स्केल वॉर से, फिर वो सीज़ फायर हुआ। तो अब इंडिया का पोजीशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि जो है टॉक्स हुई थी, बट उसमें कोई ट्रेड का डिस्कशन नहीं था, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट ने सीज़ फायर बोला है कि सीज़ फायर जो है उनकी डायरेक्ट टॉक्स हुई थी पाकिस्तान के साथ, ना कि यूएस के मीडिएशन के थ्रू। और इंडिया का क्लियर स्टैंस भी है कश्मीर पे कि कोई भी नो मीडिएशन ऑन कश्मीर, ठीक है, नो थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन कश्मीर, ऑन पीओके, सॉरी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ WHO ने एडवाइस किया रिस्क बेस्ड प्लान्स टैकल करने के लिए कोविड-19 के स्प्रेड को, जो दोबारा से फरवरी 2025 के बाद राइज पे है और ग्लोबली 11% जो है ये रीच कर गया है और इंक्रीज़ हो रहा है। जो आपकी मेडिटेरेनियन रीजन है, साउथ एशिया रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया है ना, और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, इंडिया में भी लगभग 1000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं 2025 अभी तक। तो वही रिस्क बेस्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच जो मैनेज करने के लिए बोल रहे हैं WHO। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो ब्रेस्ट कैंसर पे जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में है कि इंडिया में जो है एडिक्वेट डायग्नोस्टिक सर्विसेज नहीं है और ये मेजर गैप है इंडिया के कैंसर केयर सिस्टम का, और जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये मोस्ट कॉमन है वुमेंस में इंडिया में, और हर साल जो है 2 लाख केसेस आते हैं इंडिया में एवरी ईयर, और जितने भी लगभग 60% से ज़्यादा केसेस जो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे जो है आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जबकि 60% से ज़्यादा केसेस यूएस में अर्ली डायग्नोस्टिक ही हो जाता है, जो स्टेज 0 या स्टेज 1 में ही। तो अब ये जो है बोलते हैं कि एशिया में 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 50% कैंसर केसेस, जिस वर्ल्ड की एशिया 60% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जिसमें कि 50% केसेस जो है कैंसर केसेस हैं, और इंडिया थर्ड जो है रैंक करता है ग्लोबली ब्रेस्ट कैंसर केसेस में, चाइना और यूएसए के बाद। और ये बर्डन बढ़ने ही वाला है, बेसिकली बोल रहे हैं 2040 तक 2.8 मिलियन केसेस हो जाएंगे। अर्जेंट नीड की बोलते हैं यहाँ पे कि अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है, और टाइमली और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे डार्क पैटर्न्स के बारे में न्यूज़ है। डार्क पैटर्न्स बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जो है काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं डार्क पैटर्न्स को लेके नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में। तो डार्क पैटर्न्स बेसिकली है क्या, ये ट्रिकी ऐप या वेबसाइट होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं जो आपको यूज़र्स को मिसलीड करने के लिए, ठीक है। और अब बोलते हैं कि जो है वहाँ पे कंज्यूमर्स को ऐसा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो और स्पेंड करें, और प्राइवेसी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो अनसब्सक्राइब करना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, या फिर जो कोई सर्विस आपने ली है तो उसको कैंसिल कर जो है जो सर्विस है वो भी कैंसिल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को जो बोला जाता है जिसको बोला था डार्क पैटर्न्स, ये एक टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया है कि जो है पिछले 6 साल से एक डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है लास्ट 6 ईयर से वेकेंट है, और तो उसी की अर्जेंसी के बारे में बता रहे हैं कि जो है जो पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर है लोकसभा में वो सिंस 2019 वेकेंट है ना, और स्टिल अभी 18 लोकसभा में भी नहीं भरी गई है। तो ये एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल एडहेरेंस का और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या, आर्टिकल 93 क्या बोलता है, मैंडेट करता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट उसका इलेक्शन, ठीक है, एज सून एज मे बी, ठीक है। तो अर्जेंसी है, डिस्क्रिशन नहीं है। तो आर्टिकल 94 और 180 के अंदर क्या बोलता है, कंटिन्यूटी इंश्योर करता है जब कोई डिप्टी स्पीकर के ऑफिस या रोल का, है ना, जब स्पीकर नहीं होता है तो ये कंटिन्यूटी क्या है, तब आपके डिप्टी स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं बेसिकली। तो अब रोल इनका बताया कि ये जस्ट एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, नॉट जस्ट अ सब्स्टिट्यूट स्पीकर के, वो चेयर करते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को, जैसे कि बजट कमेटी हो गई, ठीक है,
बजट कमेटी हो गई, या फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी हो गई, प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी हो गई। और एक टाइप के न्यूट्रल मॉडरेटर होते हैं सेंसिटिव डिस्कशंस में, और पावर शेयर करते हैं स्पीकर के साथ, है ना, शेयर्स पावर विद स्पीकर, जब प्रिसाइड करते हैं जो है हाउस में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या आता है कि बेसिकली जब भी कोई सरकार बनती है तो स्पीकर जनरली वो रूलिंग पार्टी की साइड से आता है, और जो डिप्टी स्पीकर है वो ऑपोजिशन साइड से आता है। तो ये बेसिकली कॉपरेशन जो है बढ़ाता है बिटवीन रूलिंग और ऑपोजिशन के, ताकि ऑपोजिशन के बीच में, ताकि स्मूदर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग हो। कंसर्न सब क्या है कि 2019 से कोई डिप्टी स्पीकर ना होने की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेगलेक्ट शो करता है, और गवर्नमेंट का ये दिखाता है कि डिलिबरेटली अवॉइड कर रही है अपॉइंटमेंट, है ना, कि ताकि पावर शेयरिंग ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोसीजरल रूल्स भी वायलेट हो रहे हैं इसमें ये सारे। और डेमोक्रेटिक और लीगल इम्प्लीकेशन क्या है कि बेसिकली इसका जो सेंट्रल कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है अथॉरिटी स्पीकर के अंडर, है ना, तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है रूलिंग पार्टी के अंडर, और वीक करता है डेमोक्रेटिक जो आपके चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल है उसको, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करता है। अगर कि मान लीजिए अगर स्पीकर रिज़ाइन कर दे तो उसके प्लेस पे कौन जो है बैठेगा, और एक कंसेंसस पॉलिटिक्स को भी बेसिकली इरोड करता है ये जो चीज़ है। तो ये सारा इसके बारे में बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली पॉस्को एक्ट के बारे में है, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डेविएट किया एक रीसेंट जजमेंट में जो पॉस्को के अंडर है। तो ये पॉस्को एक्ट बेसिकली बनाया गया था कि जो चिल्ड्रंस में सेक्सुअल अब्यूज़ है उससे रोकने के लिए। मेन फीचर्स क्या है कि ये बेसिकली जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, और 18 से बिलो चिल्ड्रंस को जो है के साथ जो है वो कंसेंट नहीं माना जाता है। अगर कुछ गलत काम होता है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा, और इनका जो ट्रायल्स होता है स्पेशल कोर्ट्स में होते हैं, इन कैमरा ट्रायल्स होते हैं, और विक्टिम फ्रेंडली जो है प्रोसेस होता है। और ये गिल्टी होने का प्रिजम्पशन माना जाता है कि जब जो आदमी है वो गिल्टी होगा, और जल्दी ट्रायल्स का प्रोविज़न है। तो ये केस क्या है कि 2018 में जो है बंगाल की एक 13 साल की लड़की गायब हो गई, जो 18 साल में गायब होने के बाद 25 साल बाद एक आदमी के साथ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और एक बच्चा भी पैदा हुआ। तो माँ ने फिर उसकी FIR किया, आदमी को पॉस्को एक्ट और IPC के अंडर जो है 20 साल की सज़ा मिली। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को हटा दिया, कहकर कि ये एडोलेसेंट लव का केस है और लॉ में रिफॉर्म की ज़रूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया इसमें 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है ये रद्द कर दिया, और बोला कि पॉस्को में माइनर के साथ कोई कंसेंट बेस्ड सेक्स का जो है कोई रिकग्निशन नहीं किया जाता। तो हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज़ भी किया कि उसने सोशल ओपिनियन दिया, जबकि उनसे एक्सपेक्टेशन लीगल रीजनिंग नहीं दी उन्होंने। तो सज़ा को रोक दिया गया, और आर्टिकल 142 के अंडर एक एक्सपर्ट पैनल से रिपोर्ट मांगी गई है। अब एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट में वही सब बताया गया कि विक्टिम गरीबी में रह रहे थे, उन्हें सोसाइटी ने यूथ सोसाइटी ने उन जज किया, पुलिस ने परेशान किया, ये सब चीज़ें, है ना। और पैनल ने रिकमेंड किया कि फैमिली के साथ रखा जाए बच्चे के भले के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक यूनिक केस है, इसे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता, और पॉस्को की मकसद है कि माइनर को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना। अगर ऐसा एक्सेप्शंस दिए गए तो लोग फैमिली के नाम पे लॉ का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं बाहर ज़्यादा, डिस्पाइट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है अपने वारंट अटेंशन जारी किया था, जिसमें बोला था कि जो है बाहर कम इन्वेस्ट करें, बट इंडियन फर्म्स जो है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में हेजिटेंट है और बाहर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो और ये रिपोर्ट बोलती है कि जो है बेसिकली ये क्यों है कि ये रिफ्लेक्ट होता है जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसके कैंसिलेशन रेशियो में, ठीक है, कि कैंसल्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका रेशियो ज़्यादा है, बढ़ रहा है वर्सेस न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट। तो अब ये रिवर्स शो करता है कि क्लियर ट्रेंड की हेजिटेंट है यहाँ के इन्वेस्टर्स यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने में। तो अब इसका मतलब क्या है कि इंडियन कंपनीज बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जो है ज़्यादा देख रही हैं अब्रॉड, और अनसर्टेन है यहाँ की इंडियन मार्केट के बारे में। तो पॉलिसी मेकर्स को रीअसेस करना चाहिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अपना, ताकि इन्वेस्टर्स के बीच कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें और बिज़नेस यहाँ पे दोबारा से बूम हो।
फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे राइज ऑफ ऑटोनोमस रोबोट्स के बारे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉमिस डार्क फैक्ट्रीज। तो डार्क फैक्ट्रीज बेसिकली क्या है? डार्क फैक्ट्रीज जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन रन करती हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डार्क फैक्ट्रीज ऑफन सीन इन न्यूज़। तो डार्क फैक्ट्री जो ऐसी फैक्ट्री जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन काम करती हैं, और आईटी और बिजनेस सर्विस जो है रैपिडली चेंज हो रहे हैं और ऑटोनोमस ऑपरेशंस की तरफ से। तो फ्यूचर में एआई एजेंट और ऑटोनोमस रोबोट्स और डार्क फैक्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी जो जनरेटिव एआई की बात हो रही थी वो जो है मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स रहा ईयर का, जिसने कि एकदम ह्यूमन रीजनिंग के पास तक अचीव किया, और एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट भी है एक टाइप का। तो बेसिकली यहाँ पे टीसीएस की स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि डीप क्लाइंट रिलेशनशिप है, तो बेसिकली लीड कर सकता है जनरेटिव एआई रिवोल्यूशन को। तो और उनकी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं बेसिकली कि लार्ज एआई ह्यूमन वर्कफोर्स बनाना, डेवलप करना, डिलीवर करना ह्यूमन एआई प्लस सॉल्यूशंस, और इन्वेस्ट करने एआई डाटा सेंटर्स में। तो ये क्या रीशेप कर रहा है ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को, और टीसीएस इसको अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर रही है और कई सारी कंपनीज कर रही हैं। पे जो ये छोटी सी न्यूज़ है कि बेसिकली इंटरिम ट्रेड डील जो है यूएस और इंडिया के बीच में, तो इंडिया उसमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर सकता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली पाइनएप्पल्स के बारे में है और सीरिया में। तो सीरिया में अब आम लोग भी पाइनएप्पल जो है, कीवी और मैंगो जैसे इंपोर्टेड फ्रूट्स खरीद पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ अमीरों के लिए लग्जरी आइटम होते थे। तो पहले ये फ्रूट्स चुपके से स्मगल किए जाते थे सीरिया में, लेकिन अब ओपनली वो मार्केट में मिल रहे हैं। तो बेसिकली पाइनएप्पल्स की कीमत भी जो है वो घट गई है पहले से। तो और जैसे असद रजीम के गिरने के बाद डॉलर ट्रेडिंग अलाउड हो गई है, तो नए कार्स दिख रहे हैं वहाँ पे, और फ्यूल की कमी भी नहीं है। तो अब नया सीरिया बदल रहा है, वही बोल रहे हैं कि अब पाइनएप्पल सबके लिए है, चाहे कुछ लोग काटना ना जाने फिर भी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर यूएस को अपना ट्रेड डेफिसिट जो है कम करना है, तो वो डॉलर की वैल्यू उसको गिरानी पड़ेगी, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस प्लान में है, और डॉलर ऑलरेडी जो है 10% गिर चुका है। तो अब यही बोल रहे हैं कि जो है, लेकिन रिसेशन का रिस्क भी होगा, ट्रम्प सरकार ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो बेसिकली बस यही है कि इनको अगर ट्रेड डेफिसिट कम या ख़त्म करना है, तो डॉलर की वैल्यू इनको गिरानी पड़ेगी, और ऑलरेडी डॉलर 10% गिर चुका है। तो इसमें का पूरा क्रक्स यही है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ का डिस्कशन, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही डेली न्यूज़पेपर आपको आपके सामने ही कवर कर दूं, और आपको जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपका न्यूज़पेपर आज का कवर हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।